अब ये बात है, मेरे पास है मिस्टर मोदी, मेरे पास मिस्टर मोदी आके कहते हैं कि मित्रों पूरे देश की नेशनल इनकम बता दो, मतलब कि राष्ट्रीय आय बता दो। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, नहीं लिखा जाएगा मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं, पता करवा देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है इनकम मेथड, जाके लोगों से उनकी इनकम पूछ लो। अब इस मेथड में दिक्कत क्या है, इस मेथड में सिर्फ एक दिक्कत है कि हमारे देश के लोग काफी ज्यादा भोले हैं। हमारे देश के लोग काफी ज्यादा भोले हैं, हमारे देश के लोग काफी ज्यादा सीधे से हैं कि उन्हें उनकी इनकम ही नहीं पता। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, यार मुझे अपनी इनकम बता दो, कितनी इनकम है, तो कहते हैं बस 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, कभी कभी अचार भी खा लेते हैं, बस कट रही है, बस गुजारा हो रहा है, बस जैसे प्रभु दिन निकलवा रहा है निकल रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को इनकम ही नहीं पता। तो मैंने उन्हें बोला देखो 4 इनकम होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मगर इसके सिवा इस ब्रह्मांड में 5वीं कोई इनकम नहीं। अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो ट्राई करके देख लो, 5वीं कोई इनकम नहीं। अगर वो 5वीं बता देगा तो मैं 5,000 दे दूंगा, नहीं बता पाएगा तो वो मुझे 500 रुपए दे दे। एनीबडी वांना ट्राई? प्लीज मुझे 500 कमा लेने दो। नहीं, ठीक है। अगर ये मैं 500 वाली कंडीशन, उसे बेटा इनकम नहीं कहते, उसे रिसीट कहते हैं। वो कमाना नहीं होता, वो छीनना होता है। ठीक है, लूट लेना किसी से, कमाना नहीं। क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही था, वो भी बेटा वो रिसीट होती है, वो अर्निंग नहीं होती। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही ये 4 है तो फैक्टर इनकम यही 4 हो सकती है। फिर हिंदुस्तान को मद्देनजर रखते हुए एक मेथड और आया, एक्सपेंडिचर मेथड का। भैया यहाँ के लोग इनकम तो नहीं बताने वाले, खर्चे जरूर बता देंगे। ठीक है, तुम अपने पापा से जाके पूछो पापा आपकी इनकम कितनी है, वो शायद एक बारी को नहीं बताएं, पर अगर आप उनसे उनके खर्चे पूछ लो ना, दिल खोल के खर्चे बताएंगे बेटा। पहला तो तुम्हारे ऊपर ही कहते वार करेंगे, तुम्हारे पे तुम्हारे कम खर्चे हैं, ये खर्चा वो खर्चा, जीना आराम करके रखा है, इतने खर्चे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होता है, इनकम पता चल जाती है। क्योंकि एक ना जग जाहिर सत्य है, और वो क्या है, स्पेंडिंग ऑफ वन, स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। एक बंदे की जो स्पेंडिंग होती है वो दूसरे बंदे की इनकम होती है। तुम कोई भी खर्चा देख लो, जो तुम खर्चा करते हो वो किसी दूसरे की इनकम बन जाती है, और कोई दूसरा खर्चा करता है, अगर मेरी भी जो इनकम है वो किसी का खर्चा ही है, तुम लोगों का खर्चा ही है। तो स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। ठीक है, फिर तीसरा मेथड आता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है कि देखो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आज नहीं तो कल बिकेंगे, और बिकेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। अब हुआ क्या, मैंने कहा तो मतलब जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक तरीके से इनकम है। तो मुझे मित्रों कहने लगे कि मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या कहते हैं रूस के प्रधानमंत्री को और वो यूएस के ट्रम्प को जाके ये बोलूं हमारी नेशनल इनकम में आता है टिंडे, टमाटर, आलू, मटर, प्याज, भिंडी, ठीक है, और कॉटन और दालें, ये सब बताऊं क्या नेशनल इनकम? हाँ नहीं। मैंने तो फिर कहता क्या नेशनल इनकम बताऊं? अगर देखो नेशनल इनकम तो रुपीज या डॉलर में ही होगी। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से डॉलर में, इंडियन स्टैंडर्ड से रुपी में। तो कहते वही तो, कैसे पहुंचे इसमें? मैंने कहा जनाब क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक है, अब जैसे ही ये रेट बोला ना, एक सवाल उठ गया कि कौन सा रेट, क्योंकि रेट तो बहुत सारे होते हैं। देखो जी, रेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है करंट ईयर रेट और एक होता है बेस ईयर रेट।
अब देखो जी, जो नेशनल इनकम है, अब निकालने के लिए क्वांटिटी इंटू रेट करा तो सवाल उठा कि रेट कौन सा लें, करंट ईयर का रेट कि बेस ईयर का रेट। ठीक है, अगर आप करंट ईयर के रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो नेशनल इनकम जो निकल के आती है ना, वो होती है नेशनल इनकम, वाई डिनोट्स इनकम एट करंट ईयर प्राइस, एट करंट ईयर प्राइसेस। और अगर आप बेस ईयर से निकालते हो तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आती है नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस या फिर एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, अच्छा जी, इसको हम एक चीज और कहते हैं जिस नाम से ज्यादा जानी जाती है, दैट इज रियल नेशनल इनकम, दैट इज रियल नेशनल इनकम। और इसे हम जानते हैं जिस नाम से, दैट इज नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी भी एक दो सवाल और होंगे, सर ये करंट ईयर और बेस ईयर क्या होते हैं। देखो, करंट ईयर और बेस ईयर डिसाइड करने के बहुत सारे बेसिस, बहुत सारे। जैसे कुछ तरीकों में बेस ईयर हम पिछला साल ही ले लेते हैं, कुछ तरीकों में बेस ईयर हम एग्जैक्ट 5 साल पहले वाला टाइम लेते हैं, और जो सबसे अच्छा माना जाता है दैट इज कि जैसे 1990, 2000, 2010, 2020 इन डेकेड्स को, डेकेनियल ईयर्स को आप बेस ईयर ले लो। जैसे 1990 इज बेस ईयर फॉर 1990 टू 1999, 2000 is base year for 2000 to 2009, 2010 is base year for 2010 to 2019, and 2020 is base year for 2020 to 29। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे कि अगर हम 2019 में, मैंने 2020 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2020 का बेस ईयर भी 2020 हो, तो 2019 का बेस ईयर कौन सा होगा, 2010। 1997 का बेस ईयर क्या होगा, 1990। 2011 का बेस ईयर क्या होगा, आती है बात समझ आप लोगों को। ठीक है, अब ये रियल नेशनल इनकम बेटर होता है, पर ये सब चीजें मैं चैप्टर के एंड में कराऊंगा जब मैं जीडीपी डिफ्लेटर कराऊंगा कि रियल बेटर है कि नॉमिनल बेटर है, रियल बेटर है तो क्यों बेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें एंड में होनी है, तो हम अभी इनको नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये जो जितना समझाया आप प्लीज इसे कॉपी करो। कन्वर्जन रूल्स, यहाँ पे हम 3 कन्वर्जन रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कन्वर्जन रूल है दैट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ठीक है, अब ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट का मतलब क्या? जैसे मान लो आपने कार खरीदी, कार खरीदी 12 लाख रुपए की। अब अगर आप उसे 1 साल यूज करोगे, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या 12 लाख ही रहेगी? लेट्स से उसकी वैल्यू 10 लाख होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हुई? 2 लाख। सो दिस 2 lakh is depreciation. So the gross value of the car was 12 lakh and net value was 10 lakh and depreciation was 2 lakh. तो बेसिकली अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है, और हम नेट वैल्यू पे जाना चाहते हैं, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना, तो ऐसा नहीं हम इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। तो यहाँ पे बस हम उसी फॉर्मूले से समझ जाते हैं कि नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिर अगला सवाल आता है कि भैया डेप्रिसिएशन होती क्या?
depreciation is reduction in value of asset. Depreciation is reduction in value of asset due to normal wear and tear, मतलब यूज करने से जो वैल्यू डाउन होती है, एंड ऑब्सोलेसेंस इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे जैसे बेहतर टेक्नोलॉजी आती है हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मान लो अगर आपने एक मोबाइल फोन लिया, आपके पेरेंट्स ने आपको अभी के अभी मोबाइल फोन लेके दे दिया, ठीक है, अभी आपको एकदम न्यू मोबाइल फोन ले दिया, पर आपको कहा कि आप इस मोबाइल फोन को तभी यूज करोगे जब आपके 12th में 80% पार है, तो आपने पूरे के पूरे साल के लिए उस मोबाइल फोन को संभाल के रख दिया, पर साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी तो रहेगी नहीं, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। सो इट लीड्स टू ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अच्छा, फिर अगला सवाल आता है, हाँ जी, आप बताओ उसकी वैल्यू, आप बताओ उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई कि नहीं हुई, आप मुझे ये बताओ। होनी नहीं चाहिए, नहीं, एक बात देखो ना, एक नया फोन, चलो तुमने एक नई गाड़ी खरीदी, और अगर आपने वो नई गाड़ी खरीदने के बाद उस गाड़ी को अपने गैराज में बंद कर दिया 1 साल के लिए, एक बारी भी नहीं चलाया, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट में बेचने जाओगे तो वो गाड़ी जो है वो उतनी की बिक जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे देख, और एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना वन प्लस 8 खरीदा, और वन प्लस 8 खरीद के ना क्या कहते हैं अपनी अलमारी में रख दिया, ठीक है, वो रखा हुआ था, मैंने 8 महीने बाद वो निकाला कि अब यूज करूंगा, और उसके बाद मैंने क्या देखा कि वन प्लस ने नोटिफिकेशन निकाली है कि वो 4 अगस्त को वन प्लस नॉर्ड निकाल रहा है। तो जब उसने नया वन प्लस निकाल दिया तो पुराने फोन की वैल्यू तो अपने आप ही कम हो गई ना, क्योंकि वो तो उसमें जो टेक्नोलॉजी थी और जो अब नई टेक्नोलॉजी है उसका फर्क आ जाएगा। किसी ने नोकिया का 2100 फोन 5,000 रुपए का लिया, क्या कहते हैं, आज से 15 साल पहले डब्बे में बंद रख दिया, आज वो डब्बा खोल रहा है, उसके 500 रुपए भी मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद इतनी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो गई। फिर अगला सवाल आता है बच्चे, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें अलग अलग नाम दे देते हैं, तो डेप्रिसिएशन को और किन नामों से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज depreciation is also known as consumption of fixed capital, सबसे ज्यादा ये नाम मिलता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इम्पेयरमेंट कॉस्ट, ये यूज होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, डिप्लीशन ऑफ एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डिप्लीशन ऑफ एसेट, eating up of asset, reduction in value of fixed asset due to wear and tear, ऐसे भी दिया होता है। तो ये अलग अलग नाम है, आपको ये सारे नाम आने चाहिए, क्योंकि पेपर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में कुछ भी डाल के दे सकते हैं। फिर समटाइम्स depreciation is not given in the question, and we have to compute it। अब इसमें ना दो तरीके का
दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट इज गिवन, और बच्चों रेट इज गिवन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे बोला आपने एक असेट परचेज करा, एक मशीनरी परचेज करी जो 10 लाख की है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 1 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगी। नहीं तो हम SLM मेथड यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा AS10 का। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का। किसी को याद है फॉर्मूला? माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। जैसे एसेट वैल्यू है 10 लाख, 1 लाख का स्क्रैप में निकल जाएगा और चलने वाला है 10 साल, तो 90,000 रुपए हर साल की डेप्रिसिएशन हो। दिस इज SLM मेथड। कबाड़ में, हाँ कबाड़ में कितने का जाएगा। फिर हमें एक बात और पता होनी चाहिए, द डेप्रिसिएशन इज अदर देन कैपिटल लॉस। द डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस आर टू डिफरेंट। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन तो हमें पता है क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन से जितनी वैल्यू कम होती है उसके बाद भी जो वैल्यू कम हो रही है उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। जैसे कि देखो, आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, अब वो अच्छी चल रही है आपकी गाड़ी भैया, ठीक है। अब आपने वो गाड़ी ली थी, मान लो आपने ली होंडा सिटी, आपने ली 15 लाख की, 1 साल यूज करी, उसकी वैल्यू हो गई 13 लाख रुपए। तो ये जो इसकी वैल्यू 13 लाख रुपए हो गई, ये है डेप्रिसिएशन। पर क्या हुआ कि एक दिन आप वो गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और गाड़ी चलाते चलाते आपका थोड़ा सा ध्यान भटका और आपने जो है गाड़ी पेड़ पे मार दी, ठीक है। अब पेड़ पे मारने के बाद गाड़ी की जो वैल्यू है वो 13 लाख से 3 लाख रुपए होगी, ठीक है। तो ये जो 10 लाख रुपए और गए ना, दिस इज कैपिटल लॉस। ओके, फिर हम कहते हैं कि कैपिटल लॉस जो है ना वो अनफोर्सीन, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। डेप्रिसिएशन इज प्रेडिक्टेबल, कैपिटल लॉस इज इंश्योर्ड, ठीक है। पर डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बनती, कैपिटल लॉस इज इंश्योर्ड पर हम डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बनाते। डेप्रिसिएशन जो होती है ना, डेप्रिसिएशन इज फोर्सीन, कैपिटल लॉस इज नॉट फोर्सीन। एक तरीके से ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस भी हो गया।